हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 5 है। अपने इस डे 5 में आज हम सितंबर 2020 माह के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने इससे पहले अपने पार्ट में पार्ट 1 को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट 1 को देखा होगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 5 है। आपको अच्छे से पता है कि हमने डे 1 से लेकर डे 4 तक में मई, जून, जुलाई और अगस्त माह के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। लगभग हमने 12 पार्ट वो कवर किए थे और हमने इसके बाद सितंबर माह का पार्ट 1 कवर किया। अर्थात उम्मीद है कि आपने 13 पार्ट्स देखे होंगे, उनके नोट्स बनाए होंगे। तो इसके भी आपको नोट्स बनाना है और आपको इसको सही से समझना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछेगा कि ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे देगा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो आप बता देना कि इसे आरबीआई के द्वारा नहीं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जारी किया गया है। पूरा नाम क्या है ईज का, इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वित्त से रिलेटेड, बैंकों से रिलेटेड, उन सर्विसेज को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, कैसे उनको बेहतर से और बेहतर बनाया जाए, इस चीज़ की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, बैंकिंग को स्मार्ट व इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, मतलब उनका संस्थानीकरण किया जाए। अर्थात जो बैंक बिखरे हुए हैं उनको एक साथ सम्मिलित किया जाए। ये बातें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इसे प्रिपेयर कौन करता है, इसे प्रिपेयर करता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। आपसे इतना डेप्थ में तो नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है ई गोपाला ऐप। आपको ये नहीं पढ़ना है, गोपाल का मतलब गाय होती है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है। अब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उपाध्यक्ष लोकसभा का। ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। आप में से जिन बच्चों ने हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज की होगी तो वहाँ पे हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद वाले पार्ट में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बस बेसिक देखेंगे, बाकी वहाँ पे हमने आपको कवर करा ही दिया है। ठीक है, क्या है कि सामान्यतः विपक्ष के नेता को ही उपाध्यक्ष बनाया जाता है। पार्टी से इस्तीफा नहीं देते, मतलब जरूरी नहीं है इसमें कि आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। लोकसभा के सदस्य ही इसे चुनते हैं। सदस्य जब तक रहता है तब तक वो बना रहता है। उपस्थित बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये अच्छे से पता है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कौन उसे नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, क्या करता है, शपथ दिलाता है, इतनी बातें तो आपको पता है। ठीक है, तो वो पॉलिटी वाली क्लास में आप कवर करिए। आत्मनिर्भर भारत अराइज, मतलब आत्मनिर्भर अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है। तो नीति आयोग के द्वारा इसे बनाया गया है। पर्पस है रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर हैं या स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्टअप किया जा सके। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। ठीक है, फिर आती है रोगन आर्ट। इसको हम वैसे आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, रंगोली वगैरह। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही है। तो ये कपड़े पर की जाती है, ऑयल पेंटिंग इसके रूप में जाना जाता है। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि रोगन आर्ट का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, तो आप बता देना कि इसका संबंध गुजरात राज्य से है। ठीक है, अगला आर्टिकल है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कौन जारी करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसे जारी किया जाता है प्रति 2 वर्ष में एक बार। ठीक है, आपसे इस पे भी क्वेश्चन में भी बन सकता है, क्योंकि WWF काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो आप बता देंगे। अगला यहाँ पे आर्टिकल है नेशनल बम्बू मिशन। आपको अच्छे से पता है कि भारत सरकार ने 2018 और 19 के बजट में नेशनल बम्बू मिशन डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसका पर्पस है कनेक्ट फार्मर्स टू मार्केट, मतलब किसानों को जो बम्बू की
फसल उपजाते हैं या जो खेती करते हैं उनको डायरेक्ट मार्केट में कैसे एक्सेस दिलाई जाए, उनके सेक्टर को किस तरीके से स्किलफुल बनाया जाए, कैसे उसमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, इन सारी चीज़ों की बात पर फोकस होता है। मेनली ये मेंस का टॉपिक है, आपसे प्रीलिम में नहीं पूछेगा, इसलिए आपको इसे याद नहीं रखना है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बस यही हो जाता है कि गोल्ड जो होता है उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बम्बू गोल्ड का संबंध किससे रिलेटेड है ना, तो बस वो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ग्रीन गोल्ड का संबंध किससे है, तो बांस से है, ये चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और अभी आपको हमने करंट पढ़ाया भी है, आप में से जिन बच्चों ने पढ़ा होगा राजस्थान में करंट में क्या हुआ है कि वहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा पेड़ इसी बांस की प्रजाति के एक दिन में लगाए गए, ठीक है। तो इस आपको वहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन सामान्यतः आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसे किया गया है। पर्पस क्या है, स्वदेशी नस्लों की गायों को बढ़ावा देना। जैसे कि आप देखते होंगे आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कई सारी गायें होंगी। जैसे मैंने अपनी लाइफ में, मेरे घर में जो गाय थी पहले वो थी हरियाणवी, उसके बाद आ गई हमारे यहाँ जर्सी, फिर हमारे यहाँ आ गई जो देसी गाय है, ठीक है। इस तरीके से 3 वैरायटी हो गई, और भी कई सारी गाय की वैरायटी होती हैं। तो इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, जो स्वदेशी हैं। अब जैसे ये जो जर्सी है ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन गाय है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन गाय है तो इसका जो दूध होता है वो काफ़ी पतला होता है, लेकिन मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि इसीलिए आप देखते होंगे बाहरी जो देश थे एक समय में, अब तो भारत ही नंबर 1 है दूध उत्पादन में और उपभोग में, ठीक है। एक समय था कि डेनमार्क कंट्री या जो अदर कंट्री हैं वर्ल्ड के, वो लोग दूध उत्पादन में प्रमुख होते थे। यही रीजन था क्योंकि उनका जो दूध देने वाली जो जानवर होते थे वो काफ़ी मात्रा में दूध देते थे। अब ये बात अलग है, उनका उतना पौष्टिक नहीं होता है जितना पौष्टिक हमारे यहाँ होता है। जैसे आपके यहाँ जिनके यहाँ देसी गाय होगी तो देसी गाय बहुत कम दूध देती है, लगभग 5 से 6 लीटर दूध देती है मैक्सिमम, इतना भी दे बहुत होता है, ठीक है। तो वही बात है, तो इतनी बातें आपको बस याद रखना है। गोकुल ग्राम की स्थापना करना मतलब गायों से रिलेटेड एक ग्राम बनाना, ठीक है, वही पशुपालन केंद्र की तरह, ठीक है। फिर बात आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऑलरेडी अभी भी जो मैंने करंट आपको पढ़ाया है मई 2021 से लेके जो अगस्त में चल रहा है डेली रूटीन का, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। खास बात यहाँ पे पहले यही समझ लो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ये बिल्कुल भी पर्पस नहीं है कि फिशरीज सेक्टर में जो मछली उत्पादन है उसको डबल करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि आपसे इसी शब्द पे क्वेश्चन बना देगा, और जब आपसे इस पे क्वेश्चन बना देगा तो क्या होगा कि आप गलती कराओगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझना है। पर्पस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर, मतलब मछलियों का हम इस तरीके से उत्पादन करें कि उनका ह्रास भी ना हो और कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के अंतर्गत। पर्पस क्या है, गोल 2024 से 25 तक 70 लाख टन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना, ठीक है। इनकम डबल करना, किसकी, किसानों की, ठीक है। 2 कंपोनेंट हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक। अगला आता है हमारा यहाँ पे सरोड पोर्ट्स। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस नाम की तरह आप याद कर लीजिए कि इसका पूरा नाम क्या है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। मतलब ये डिस्प्यूट निपटाने का एक मैकेनिज्म है, किनका, कंपनियों के मध्य का। जैसे आप देखते होंगे ना, एयरटेल और वोडा में हो जाए या एयरटेल जियो में हो जाए, है ना, तो उनके इशूज़ को ये डील करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल भी मत याद रखें, ऐसे प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर बात आती है अक्सा। अक्सा क्या है, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। आपसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 2 देशों के मध्य के एग्रीमेंट को आप हमें बताइए, आपसे नहीं पूछेगा। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। DRDO के द्वारा इसे बनाया गया। ये क्या करता है, पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर सब। आपने कई बार YouTube पे वीडियो देखे होंगे,
तो आपने देखा होगा, मैं बड़ा देखता रहता हूँ, मतलब क्योंकि मेरा बचपन का शौक था कि मैं इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनूँ और ऐसा जाऊँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया, कई सारे रीज़न। एक तो मेरे जो पैर हैं, तो पैर जो उनके मेडिकल टीम होती है उस हिसाब से मेरी सही नहीं थे, और दूसरा रीज़न ये था ना कि उसमें माइंड का उपयोग कम कराते हैं और फिजिकली ज़्यादा कराते हैं, और मुझे फिजिकली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो मेरे पिताजी रोज़ मेरे से कहते रहते हैं दौड़ो जाके, दौड़ो जाके। मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है दौड़ने का। मेरे से आप किताबें हज़ारों पढ़वा लो, पढ़ लूँगा, लेकिन आप मेरे से कह दो कि 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो तो नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं, मन नहीं होता, लेकिन ये होता ना कि अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो किताब पढ़ने का फिर दिमाग काम नहीं करेगा मेरा, क्योंकि मुझे थोड़ा किताब पढ़ने का मतलब होता है बिल्कुल एक बार में पढ़ो तो एक बार में पूरी किताब अंदर चली जाए, ठीक है। तो मैं वीडियो यही देखता हूँ पैरा ट्रूप्स के। तो देखा होगा आपने, कभी यूट्यूब पे डालना, है ना, यूएसए फोर्सेस के बारे में, मतलब जो गुड्स वगैरह वो डिप्लॉय करते हैं। तो जैसे C-17 ग्लोब बस्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े मशीनें और वेपन्स होते हैं, सब रस्से से बंधे होते हैं। इनको छोड़ दिया जाता है, ऐसे ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाता है। जब ये ड्रॉप करते हैं तो पैराशूट अपने आप खुल जाता है, वो धीरे धीरे करके नीचे सामान उतर जाता है, और फिर उसी सामान को वहाँ, अच्छा वो ऐसी जगह पे ही गिरता है कि वो बेस ही होता है उनका कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो अपना बेस वहाँ से वो कर लेते हैं और उसी से अपना काम चला लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पे किया गया कि P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, नाम से ही समझ में आ रहा कि छोड़ा जाता है नीचे कोई चीज़, ठीक है। तो वही पैराशूट है। 5 स्टार विलेजेस स्कीम आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट 70A इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना पता हो कि इसके अंतर्गत फ्रीगेट्स बनाए जाएंगे। फ्रीगेट्स का क्या मतलब होता है? फ्रीगेट्स का मतलब अब ये होता है, जैसे आप देखे होंगे कई सारे विमान होंगे, ठीक है, जैसे वो ऐसे मान लीजिए चलते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए विमान होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पानी वाले जहाज, मतलब पानी वाले जहाज आपको देखे होंगे। यहाँ पे ऐसे बंदूक और तोप टाइप की कुछ निकली होती हैं, ठीक है ना, बंदूकें तोपे वोपे, बड़ी बड़ी बंदूकें लगी होती हैं, ठीक, इसी को बोलते हैं फ्रिगेट्स, ठीक है। अगला है हमारा IEPS इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर, ठीक है। ये क्या है? इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा इसे जारी किया गया। आपको पता है कि हमने कल ही पढ़ा था ग्लोबल हंगर सिक्योरिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, उसी के द्वारा जारी किया गया था। ये अलग है, ये इकोनॉमिक्स एंड पीस है, उसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, उसी की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। इंडेक्स का क्या नाम है? ग्लोबल टेररिज्म एंड पीस इंडेक्स। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल टेररिज्म एंड पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? WTO के द्वारा, SCO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, UN के द्वारा, या इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। आपको वैसे इतने ऑप्शन थोड़ा ना देते हैं, तो ऑप्शन नहीं देते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि किसी पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका यही है इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इतना बस लिख लो, बाकी कुछ आपको नहीं लिखना है, ठीक है, कि ग्लोबल टेररिज्म एंड पीस इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स एंड पीस इंडेक्स के द्वारा, सॉरी इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आती है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब जानना। अब जानना किस चीज़ से होगा? किसी भी फील्ड से। वैसे तो फील्ड कौन सी होती है? जिज्ञासा। सबसे ज़्यादा साइंस में क्यूरियोसिटी होती है कि साइंस की फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की ओर इन्वॉल्व होते हैं, तो वही चीज़ है। जिज्ञासा पोर्टल का संबंध किससे है? साइंस टेक फील्ड से, ठीक है, कि इसमें स्टूडेंट और साइंटिस्ट को एक साथ इंगेज कराया जाएगा, ताकि साइंटिस्ट बच्चों को बता सकें कि साइंस की फील्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, तो बच्चे क्या करेंगे, इन फ्यूचर आगे चल के वो साइंस में इन्वॉल्व होंगे। जैसे आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हो, कुछ IFS की कर रहे हो, कुछ CDS की करते होगे, कुछ UPPCS की करते होगे, कुछ RO की करते होगे, कुछ MPPCS की, कुछ JPSC की। तो सब लोग अलग अलग तैयारी करते हो ना, तो अलग अलग सबकी फील्ड होती है। कुछ लोग एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो वही चीज़ है कि साइंस की फील्ड में भी बच्चों में इंटरेस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, उनको जगाया जाए, ठीक है। कौन इसका इम्प्लीमेंट है? CSIR और केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, आपसे में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, फिर बात आती है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। राजीव महर्षि आयोग आपसे पूछेगा तो नहीं,
लेकिन बस पता हो कि हाँ कोविड-19 में ब्याज दर को कम करने के लिए इसे गठित किया गया था। जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए जैसे मैंने लोन ले लिया 2 लाख रुपए का, ठीक है, बैंक से, तो बैंक मान लीजिए मेरे से 9% इंटरेस्ट रेट वसूलती है, ठीक। लेकिन कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया, मेरा बिजनेस पूरा ठप हो गया, तो मेरे से फिर ये कहा गया कि भाई अब जब बिजनेस ही ठप है, दुकानें ही बंद करवाए हो, हमसे अगर 9% अभी भी इंटरेस्ट लोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो राजीव महर्षि आयोग यही बात कहते हैं आरबीआई से कि एक काम करो कि बैंकों से कह दो कि वो ब्याज दर 7% कर लें, या ये 2 महीने की जो ब्याज दर है इनको माफ़ कर दें, अगले जब दुकानें खुलें तब उस पर पोस्टपोन कर दें। तो ऐसी सिफारिशें इसमें दी गई हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्राक कैनल मैंने प्रीवियस वाली पार्ट में बताया था, गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सागर के मध्य। खैर फिर भी एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, प्यारे भारत के पास ये आपको मिलता है क्या, अंडमान, ये है अंडमान और ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। इसी के मध्य में यहाँ क्राक कैनल बनाई जा रही। क्यों बनाई जा रही? बनाई इसलिए जा रही क्योंकि डर लगता है चाइना को या वर्ल्ड के और भी कई सारे कंट्री को कि हम यहाँ पे जब आते हैं, ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है दिक्कत ये कि इतना लंबा चल के आना पड़ता है मलक्का स्ट्रेट में, ठीक है। अब ये मलक्का स्ट्रेट इतना चल के आ रहा है, सपोज करो किसी दिन इसको किसी ने चोक कर दिया, मतलब इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट तो स्ट्रेट होती, छोटी सी बस वो होती है, तो फिर तो ये मार्ग पूरा बाधित हो जाएगा और फिर हमें इतना लंबा नीचे से चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम एक क्राक कैनल बना दें, जैसे स्वेज कैनाल है ना, बिल्कुल ऐसी एक क्राक कैनल बना दें जो यहाँ से डायरेक्ट गल्फ ऑफ थाईलैंड चली जाए, ठीक। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे, फ्यूल बचेगा, है ना, और सबसे बड़ी बात है गुड्स को काफ़ी ज़्यादा आराम होगा। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे एक कैनल ही तो बनी है, ये जो बना है ना सिनाई पेनिनसुला, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ पे ये कैनल ही बनाई गई है ये, ठीक है। अब ये कैनल क्या करती है, ये काम यही तो करती है, यहाँ से सारे जहाज जाते हैं स्वेज कैनाल से, ठीक है, और ये सीधे कहाँ पे जाते हैं, भूमध्य सागर में जाके ओपन हो जाते हैं इस जगह पे, ठीक। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे यही तो फ़ायदा हुआ था कि इतना इनका मार्ग बच गया। और आपको पता होना चाहिए उस समय जब 1453 में तुर्कों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था तो ये काफ़ी दिक्कत वाला प्लेसेस हो गया था, तभी तो वास्को डी गामा फिर नीचे से आया था, वरना वो तो भूमध्य सागर से ही यहाँ से टहल के चले आते थे उस समय, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। फिर है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है कि इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया फ्रेजर, तो आपको नहीं याद रखना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आपसे बिल्कुल वैसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक, तो आप इसे मत याद रखिए, लेकिन समझना चाहते हो तो समझा दे रहे, मन हो तो लिख लो, है ना। क्या है ये, एक मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट होता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड सर्विसेज का पैसा पे करना होता है। वही बात, सिंपल सी बात है कि आप जंगल में गए, ठीक है, तो जंगल में आप कोई टोकन लेते हो ना, वहाँ पे घूमने का, कहीं कुछ का, तो वो किस चीज़ का टोकन होता है, जंगल के रख रखाव का, उसके संरक्षण का, तो उसका आपको पैसा देना पड़ता है। नेशनल पार्क वगैरह जैसा आप जाते हो, चिड़ियाघर, एग्जामिन करने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये वास्तव में क्या है कि जब कोई व्यक्ति कहीं फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश करता है तो वो कई सारे पेड़ों को काटता है, तो पेड़ों का क्या होता है कि एनवायरमेंटल एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को इक्वल करने के लिए उससे कुछ मनी पे करना पड़ता है, वही होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैंपा एक्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में आपको और इंडियन पॉलिटी में सब में पढ़ाया है। टाइफून हाइसन क्या है ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पे प्रश्न आएगा तो उसे हम आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में कवर करा देंगे, ठीक है। विश्वनाथ सत्यनारायण आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि कथा सत्यनारायण की नहीं होने वाली है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस आपसे नहीं पूछे। आप सोच रहे हो सर जब पूछेगा नहीं तो फिर लिखे क्यों थे, इतनी मेहनत क्यों कर दिए थे। तो बात ये है कि ये मैंने लिखवाया था किसी से, तो उन लोगों ने लिख दिया था और उस समय मैंने उनको हाँ बोल दी थी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसे याद नहीं रखना है।
इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स, ये भी आपको याद नहीं रखना है, आपके लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए तो मैं पीडीएफ बाद में देता हूँ कि आप क्लास देखो तब पीडीएफ बनाओ, क्योंकि ऐसे आप सब लिख डालोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जियांट रेडियो गैलेक्सी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है ना, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होते हैं, है ना, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लीजिए, अधिकतम गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल रेडियो जेट एमिट होते हैं, इन्हें देखा जाता है। जियांट रेडियो जो गैलेक्सी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये रेडियो जेट एमिट होते हैं ब्लैक होल में, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इतना ही बस आपको याद रखना है, और इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सिंगापुर कन्वेंशन, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगापुर कन्वेंशन का संबंध किससे है, मीडिएशन से, मतलब दो देशों के मध्य अगर लड़ाई हो गई, जैसे अफगानिस्तान और तालिबान का इशू है, तो उसमें ये काम आएगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे यूएन कन्वेंशन और इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। 2018 में आई थी, 53 सदस्य थे, भारत ने भी इसे साइन किया हुआ है। ठीक है, इक्वाडोर ने हाल ही में इसमें साइन किया है। ठीक, तो इक्वाडोर की लोकेशन आपको दिखा देते हैं, तो ये देखिए आप। ठीक है, ये आपका केन्या है, सोमालिया है, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी है। ठीक है, अब हम आपको इक्वाडोर यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, ये देखिए, ये है इक्वाडोर। अब कई बच्चों के दिमाग में आया होगा सर इक्वाडोर कर्क रेखा के पास से होकर गुजरता है, तो भाई देखो आपको दिखा दे रहा है ताकि आप लोग परेशान हो, क्योंकि कई बार हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों ने सही सही जवाब दिए हैं। तो आप देख सकते हो इक्वाडोर से जाती है ना, जाती है। अब यहाँ पे देखो बुद्धि लगाओ, इक्वाडोर से जाती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे किससे जाती है, ऊपर वाला देश जो है, ऊपर वाला जो आपका देश है कोलंबिया, उससे जाती है, लेकिन पेरू से नहीं जाती है। कई बच्चे पेरू पेरू चिल्ला देते हैं, हाँ साहब पेरू से जाती है, देख लो इक्वेटर जाती है, नहीं जाती इक्वेटर। ठीक है, तो अरे हम इक्वेडोर क्यों बोल रहे हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वाडोर से इक्वेटर जाती है, इसीलिए उसका नाम हमें लगता है इक्वाडोर रखा गया था। ठीक, तो देखो पेरू से नहीं जाती है। ठीक है, इक्वाडोर से जाती, कोलंबिया से जाती है और ब्राज़ील से जाती है। और यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ आम्पा से भाई चली जाती होगी, लेकिन ये तो ब्राज़ील के अंतर्गत आता है ना, तो इसलिए थोड़ा ना ये माना जाएगा। मतलब वही बात है ना, जैसे हम लोग खेल खेलते तो कहते हैं ना ये नहीं माना जाएगा, इसको गिनेंगे ही नहीं हम लोग। ठीक है, तो इतनी बातें हैं बस। ठीक, आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते। अदर जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछता है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि विदेशों से चंदा लेने के लिए क्या क्या प्रोविज़न है ना, नहीं पूछेगा। नाथुला दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम को चुम्बी वैली से जोड़ता है। सिप किला हिमाचल में है, लिपू लेक उत्तराखंड में। अभी हाल में जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं वहाँ पे मैंने आपको सारे दर्रे लिखा दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप सारे दर्रे देख लेना। नाथुला को हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। चुम्बी वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डोकलाम विवाद जो हुआ था वो वास्तव में चुम्बी वैली के ही पास हुआ था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको नाथुला बस दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको मैंने जो करंट है वहाँ पे दिखाया, और फिर ज़रूरी थोड़ा ना सारी चीज़ें हम देखें। ठीक है, नाथुला आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है। ठीक है, तो ये आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, तो दर्रे का मतलब ही यही होता है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक, ये यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, आप यहाँ पे इसको देखिए। ठीक है, ये जैसे ऐसे सड़कें यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, ये नाथुला दर्रा का मतलब पास वगैरह गेट वगैरह है। ठीक, तो बस इससे ज़्यादा यहाँ पे हमें कुछ देखना ही नहीं है। क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं कि चित्र आपको दे देगा भाई साहब ये देख के बताइए क्या है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा आपसे। फिर बात आती UNCSW क्या है, यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन से रिलेटेड कोई ये इंस्टीट्यूशन है। काम क्या करता है, प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है इकोसॉक की। देखिए आपको पता है कि यूएन में कई सारे अंग हैं, 6 अंग मूलतः हैं, तो उसी में एक अंग है क्या, इकोसॉक। इकोसॉक का मतलब इकोनॉमिक और सोशल जो वेलफेयर के लिए काम करता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, भारत इसका सदस्य बना है हाल ही में, तो आप जान लो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, आपको दे देगा भारत इसका संस्थापक सदस्य है, तो आप कह दोगे हाँ साहब 1946 में हुआ था इसलिए होगा, ऐसा नहीं है, भारत अभी बना है। ठीक है, 1946 में इसका गठन हुआ था। ठीक है,
यूएन के 6 अंग होते हैं जिसमें 5 कार्यरत हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेक्रेटरिएट, काउंसिल ऑफ ट्रस्टीज ये काम नहीं करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसी को बोलते हैं इकोसॉक। आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, और एक और है आईसीसी, है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो हमारी नहीं है, वो रोम की ट्रीटी से रिलेटेड होता है। सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें इंडिया अभी मेंबर बना है, ठीक है, मतलब मेंबर के अध्यक्ष ही बना है, समझ गए। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, अगर शायद यहाँ पे दिया होगा तो नहीं दिया होगा। तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वो शरणार्थी समस्या से रिलेटेड है, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड भी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, तो वही होता है, बताएंगे आगे। जैसे ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन वगैरह ये होती है ना, तो वुमेन से रिलेटेड आती हैं, होगी चर्चा में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो आपको प्रीलिम पैड में मैं जरूर बताऊंगा। केएन दीक्षित समिति आपसे नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। फास्फीन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक कलरलेस, ज्वलनशील और एक्सप्लोजिव गैस है, मतलब आग इसमें लग सकती है। इसकी बदबू कैसे आती है, जैसे लहसुन होता है ना वैसे, या जैसे सड़ी मछली, बिल्कुल वैसी ही सुगंध आती है। सुगंध क्या, बदबू। शुक्र के वातावरण में मिली है देखने को, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, आपको अच्छे से पता है, ये हमारा सन है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, तो ऐसे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो बस इतना ही यहाँ पे हमें देखना था। वर्ल्ड लार्जेस्ट रूफटॉप ग्रीन हाउस आपसे नहीं पूछेगा कहाँ है। हिल्सा फिश आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि कहाँ पे है, ठीक है, बेसिक बस पता होना चाहिए कि IUCN में थ्रेटन स्पीसीज है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का स्टेट सिंबल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र या भारत और बांग्लादेश में पाई जाती है। साल्ट वाटर फिश है, अब मीठे पानी में थोड़ा ना पाई जाती होगी, मछली है आखिरकार, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट, ऑलरेडी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, बट फिर भी पता होना चाहिए। मीथेन का मतलब मीथेन गैस, हाइड्रेट का मतलब उसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, अर्थात एक क्लीन इकोनॉमिकल फ्यूल व मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस है, अर्थात बायोजेनिक का मतलब प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से इसको मतलब वो किया जाता है। अगर हाइड्रोकार्बन फ्यूल की बात करें तो मीथेन कम CO2 प्रोड्यूस करता है। मीथेन हाइड्रेट एक प्रकार का सॉलिड क्लैथरेट कंपाउंड होता है, जैसे आप लोग डायमंड वगैरह देखते हो ना क्रिस्टल में, बिल्कुल वैसा ही ये हाइड्रेट बनाया जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए ऐसे मणि टाइप का इन्होंने बना दिया, आपको ये नहीं देखना, बस इतना पता नहीं चाहिए, हाँ मीथेन हाइड्रेट इसी से रिलेटेड होगा। इसमें मीथेन ट्रैप्ड रहता है, मतलब मीथेन को इसी में अंदर गुंथित कर दिया जाता है ताकि वो दिक्कत में ना आए, ठीक है। तो इतनी बातें हम समझ गए। जब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर व मीथेन गैस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो हाई प्रेशर में, जहाँ पर तापमान बहुत कम हो समुद्र की तली में, वहाँ ये मीथेन हाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक क्यूबिक मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन मिलेगा, ठीक है। वही बात है कि सिंपल सा मतलब वही है कि मीथेन जो हमारा अलग अलग इधर उधर घूमता रहता है, उसको हमने क्रिस्टल फॉर्म दे दिया, तो उसी को हमने कह दिया ये क्या है, मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। फिर आता है प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे एंसेंट इंडिया में और आपसे आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिस्ट साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया ही है, ठीक है, बाकी मिसलेनियस में मैं आपको और भी वहाँ पे कई सारी चीज़ें बताऊँगा, तब वहाँ के लिए आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है एस्ट स्पीसीज, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक। देखो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं होती, हमें लगता है सारी चीज़ें हमारे काम की हैं, ठीक है। फिर आता है ये क्या, डिट्टी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, आपसे नहीं पूछेगा। ITEC प्रोग्राम आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पे मैंने कई बार बच्चों को बताया तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने यही बताया है कि इसे केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्यों लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा ही तो उत्तरदायी होती है ना सदन में, राज्यसभा थोड़ा ना उत्तरदायी होती है, सरकार, यानी कि सरकार किसमें होती है, लोकसभा के प्रति, तो सरकार के लिए ही स्थगन लाया जाता है। बाकी अभी हाल ही में करंट में मैंने इसे फिर से पढ़ाया था, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू पर लाया जाता है, ये सरकार के खिलाफ एक एलिमेंट है, उस
एलिमेंट ऑफ सेंसर लाया जाता है, पास होने पर सरकार नहीं गिरेगी। जैसे अविश्वास में क्या होता है, अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन इसके पास होने पर सरकार नहीं गिरती है। 50 सदस्य होने चाहिए जो इस पर सहमत दें प्रस्ताव लाने की। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि हाँ प्रस्ताव लाना है कि नहीं लाना है, लेकिन कुछ इसकी सीमाएं भी होती हैं, मतलब जैसे जो केस चल रहे हैं उसको पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा मैटर पे बातें इन्वॉल्व ना हो, हाल ही में अगर डिस्कस हुआ है तो नहीं ला सकते। क्वेश्चन प्रिविलेजेस के रूप में, विशेषाधिकार के रूप में नहीं रेज कर सकते। उसी सत्र में पुनः चर्चा नहीं कर सकते। मान लो पहले चर्चा हो गई है तो हम फिर तुरंत वहाँ पे चर्चा उसकी नहीं कर सकते। कोर्ट का निर्णय आने वाले इस ऊपर हम कोई चर्चा वहाँ पे नहीं कर सकते, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व वियना कन्वेंशन के अंतर्गत इसे रेगुलेट किया जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया भी है, ठीक है। ओजोन के सब्सटेंसेस को कम करना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन कौन सी शामिल होती हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको सातों की सातों याद रखना है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। HCFC का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक। तो ये 7 की 7 इसमें शामिल हैं, आपको ये सातों के सातों याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है 79, क्या, ग्लेशियर, ग्रीनलैंड का पार्ट है। आर्कटिक का लार्जेस्ट, इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की आप एक बार लोकेशन देख लो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ग्रीनलैंड की लोकेशन दिखाता हूँ। ये है हमारी पृथ्वी, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे मैं दिखाता हूँ तो मेरे पास ही सारे प्रभुत्व के राइट हों, है ना। ये देखो, ये है आपका ग्रीनलैंड और ये है छोटा सा बेचारा आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पे है बफिन बे, ठीक है, मतलब बफिन बे का मतलब खाड़ी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो इतनी बातें हो गई। फिर बात आती है थाइट्स ग्लेशियर, आपसे नहीं पूछेगा। ओकजुमुल ग्लेशियर आपसे नहीं पूछेगा। मेघदातु प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघदातु प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, तो कावेरी। आपको क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कृष्णा पे, तो नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कावेरी रिवर, तो आपसे इस पे भी क्वेश्चन बनेगा कि क्या कावेरी की ट्रिब्यूटरी अर्कावती है, तो हाँ, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ज्योग्राफी जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो वहाँ आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी से बहती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, अमरावती, नोइल और भवानी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। होजनकल फॉल्स भी इसी के ऊपर स्थित है। मेट्यूर बांध भी इसी पर बना है जो कि तमिलनाडु में बना है, ठीक है। तो कावेरी याद रखना, मेट्यूर और मेघदातु, ठीक है। अगला है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। भारत ने एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में इसमें ज्वाइन कर लिया है। क्या है ये, इसे जेद्दा अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट ऑफ बाब अल मंदेव और रेड सी व गल्फ ऑफ अडन में जो क्या होता है, पायरेसी होती है, या कहें जो समुद्र के लुटेरे होते हैं, पायरेट्स जो होते हैं, उनको रोकने के लिए, ठीक है। मतलब ग्रुपिंग है, मैरीटाइम्स मैटर्स पर बातचीत हो ताकि हम यहाँ पे पायरेसी या पायरेट्स को रोक सकें। आपने मूवी देखी हो ना पायरेट्स की, सेम टू सेम वही 2009 में आया था, अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में इस्टेब्लिश किया गया था। 18th कंट्री हैं इसमें, अर्थात 18 देश इसमें शामिल है, इंडिया नहीं शामिल है, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेटस कौन है, इंडिया है, जापान है, नॉर्वे है, यूके है, यूएसए है, आइसलैंड इसका सदस्य है, ठीक है। आइलैंड मतलब भी इसके सदस्य देश हैं, मतलब कई सारे आइलैंड है ना, वही तो सारे सदस्य देश हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये रेड सी है, ठीक है, ये आपकी गल्फ ऑफ अडन है, ठीक है। यहीं पे क्या है, यहाँ पे ये बाब अल मंदेव, ठीक। तो ये बाब अल मंदेव यहाँ पे, अरे दिखा दो प्रभु, बाब अल मंदेव, मतलब नाराज हो जाता है ना कभी कभी ये बेचारा, अगर दिखा देता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाता तो भाई आप लोग जानो, है ना, आप लोग शिकायत करो इसकी, बुलाओ इसको, शायद आपकी बात सुन ले, है ना। तो नहीं सुन रहा है, मतलब बेचारा नाराज है, ठीक है। तो चलो इसको नाराज ही रहने दो, ठीक। अब यहाँ पे जो है हमारी, ये क्या है, स्टेट ऑफ हार्मूज है, ठीक। तो यहाँ पे जितने में पायरेसी होती है, जैसे सोकोट्रा आइलैंड है, तो यहाँ पे रास्ता काफ़ी छोटा होता है, तो यहाँ पे
आने वाले भूमध्य सागर से जो भी आपको तो लग रहा है कि अरे पड़ोसी जाग रहे थे वो क्यों नहीं बचा लिए, अरे भाई समुद्र है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई मदद करने नहीं आ पाता, और कितने बड़े समुद्र को आप कैप्चर करोगे, ठीक। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे वो होता रहता है। तो उसी से संबंधित ये जितने भी आइलैंड कंट्री हैं इधर के, मेडागास्कर और ये सब आइलैंड कंट्री है ना, कोमोरस हो गया, सेशल्स हो गया, चागोस आर्कीपिलगो हो गया, ठीक है, मैटी हो गया, ये सारे आइलैंड कंट्री मिलकर ये एक अपना प्रोग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है अब्राहम एकॉर्ड के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब्राहम एकॉर्ड का संबंध किस किस के मध्य है, तो आप बता देना साहब, इजराइल, यूएई और बहरीन के साथ में मिलकर है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अंदर क्या हुआ बाहर क्या हुआ ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च एंड आयुर्वेदिक बिल, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिल पे क्वेश्चन नहीं आता जब तक वो एक्ट ना बन जाए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। G20 इनिशिएटिव, ऑलरेडी G20 मेंबर कंट्री आपसे पूछा है 2020 में, अब आप देख सकते हो मैंने G20 यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। तो बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे याद नहीं रखना है कुछ भी, वैसे याद ही नहीं रखना है, इसको हटा दो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको आगे पढ़ाया ही है, तो वही है कि आपको याद ही नहीं रखना है। कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, ये ऑलरेडी आप में से अधिकांश बच्चों को पता है, कई बार आप पढ़ चुके हो। सोलर साइकिल 25 आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कलिंग फ्रॉग बिल्कुल नहीं पूछेगा, कलिंग मेढक पूछेगा, कलिंग खारवेल का विलेख पूछेगा, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है यहाँ पे कुछ भी। कोसी रेल महासेतु आपसे नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं देख रहा था 3 से 4 दिन पहले ईपीएफओ का पेपर, हाँ उसमें क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के पैरामीटर्स को लेकर, ठीक है। तो इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। भारत की रैंकिंग में सुधार हुई है, आपको ये भी याद रखना है। और खास बात ये, इसमें 3 पिलर हैं, सर्वाइवल, स्कूल और हेल्थ, इसमें यही दिया था आगे यहाँ पे कि इनमें से कौन शामिल नहीं था, ठीक है। स्कूल वाला दिया था तो अधिकांश बच्चे स्कूल वाला लगा के आए थे, ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर आता है ब्रूसोलिसिस, ब्रूसोलिसिस क्या है, ये माल्टा फीवर या भूमध्य सागरीय फीवर के नाम से जाना जाता है, बैक्टीरियल बीमारी है, अर्थात बैक्टीरिया से होती है, एनिमल में होते हैं, ठीक है। मानव संपर्क में आ जाए तो उससे भी हो जाता है। अब माल्टा फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भूमध्य सागर है वहाँ पे माल्टा नामक एक क्षेत्र है, ठीक है, आप देख लो, ये जैसे आप भूमध्य सागर में आए, ठीक है, यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको माल्टा को दिखाया जाएगा, ठीक है, ये जैसे पाल्मा है आपका, ठीक है, ये इबीजा है आपका, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये माल्टा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं और ऊपर हो जाऊँ, आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे कई बार होता है ना, ये दिखाते ही नहीं है, ये देखो, ठीक, ये देखो माल्टा आपका, ठीक है, छोटा सा बेचारा बिल्कुल, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको जाननी थी, बाकी यहाँ पे आपको कुछ देखना ही नहीं है। आपसे कई बार ऐसी लोकेशन पूछ देता है कहाँ पे, भूमध्य सागर में कहाँ है, तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है। सीरियल इंटरवल आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये नहीं याद रखना है, ठीक है, तो इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर आता है इटोसा पेन, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है, ठीक है। बेका, आपसे ये नहीं पूछेगा बेका क्या है, आपसे बस ये पूछ सकता है डायरेक्टली कि हाल ही में चर्चा में रहे जीसोमिया, लिमोवा, सिस्मोवा, बेका ये क्या हैं, तो ये समझौते हैं। ये आपको ये भी दे सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा लिमोवा का संबंध किन 2 देशों से है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, अफगानिस्तान, है ना, ऐसे पूछेगा, या तालिबान, अमेरिका, तो आप बता देना नहीं साहब भारत और अमेरिका के मध्य का है लिमोवा, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। जिसमोवा क्या है, पूरा नाम जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, नाम मैंने आपको दे दिए, चाहो तो नाम आप लिख लो, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी करना मिलिट्री इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो पहला वाला था वो आपका क्या था, यहाँ पे बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक्सचेंज करना, ठीक। फिर यहाँ पे आता है आपका लिमोवा, लॉजिस्टिक से रिलेटेड है, मतलब हम सामान, जैसे होता है ना कि कोई जहाज उड़ते हुए आ गया, ठीक है, अब उसको तालिबान पे हमला करना है तो भारत के एयरबेस का उसने उपयोग कर लिया, अब अमेरिका से थोड़ा ना उड़ान भर के आएगा वो, हालांकि वो तो अफगानिस्तान में उनके खुद के एयरबेस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब पाकिस्तान में उसको मारा है उस समय बिन लादेन को, तो अफगानिस्तान के एयरबेस से उड़े थे वो जहाज, ठीक है ना,
तो वो एक तरीके का, इसी को लिमोवा बोलते हैं, ठीक है, सिस्मोवा, ठीक है। कम्युनिकेशन इंटरप्रेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, भारत सारे साइन कर चुका है इस समय, ठीक है, मतलब दोस्ती ज़्यादा हो गई ना। एयर बबल, एयर बबल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। फिर बात आता है NHRC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो यही पूछेगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है। तो आप बताइए, स्टेचुरी है, स्टेचुरी का क्या मतलब हुआ? स्टेचुरी का मतलब हुआ कि इसे संविधान में एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ना कि इसे आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। 1993 के एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, उसी के अंतर्गत। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। खास बात क्या है कि चेयरपर्सन होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड के जज होते हैं, ठीक है। खास बात एक और है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन इसकी नियुक्ति के लिए 6 सदस्यों की समिति होती है, और इन 6 सदस्यों पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो क्या PM होते हैं हेड, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उपसभापति राज्यसभा को, अगर ध्यान देना उपसभापति ना कि सभापति, है ना। तो आपको अगर दे दे कि सभापति राज्यसभा का, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों हाउस के विपक्ष के नेता, तो ये 4-5 हो गए, और होम मिनिस्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो ये याद रखना कि साहब PM होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपसभापति होता है राज्यसभा का, दोनों लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, और होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या है यहाँ पे? लास्ट है 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है, 70 वर्ष का इनका टेन्योर है, ठीक है। 70 वर्ष का मतलब इनका कार्यकाल है। राष्ट्रपति हटा सकता है 2 आधारों पर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे। लेप्टारामा बीजू क्या है आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा सितंबर माह का जो करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है वो कवर हो गया है। अब हमारा केवल एक लास्ट पार्ट बचा है, यानी कि पार्ट 3, अर्थात 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं। देखो करंट अफेयर्स क्या होती है ना, कि पढ़ने को तो फालतू की चीज़ें अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो 3 घंटे तक पढ़ोगे, ना तो मुझे व्यूज़ चाहिए, ना ही मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में आपकी ज़िंदगी को वो सुसाइडेबल बना देते हैं, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वो पढ़ाऊँ जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए, जो आपका इस बार का हर हाल में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो 10 अक्टूबर को आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, करंट से रिलेटेड। बाकी मैंने ट्रेडिशनल इतनी बार पढ़ाया है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। और फिर पढ़ा तो सब कुछ मैं ही रहा हूँ ना, तो किस बात की टेंशन, कुछ छूटेगा तो मिसलेनियस वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।